अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं मुज़म्मिल आसिफ और एआरवाई स्पोर्ट्स गपशप के 7th एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमने जिस गेस्ट को इनवाइट किया है उनका ताल्लुक तो स्पोर्ट्स की दुनिया से ही है, लेकिन वो स्पोर्ट्स खेलते नहीं बल्कि उसको लिखते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं और आप तक इनसाइड स्टोरीज पहुंचाते हैं। तो आज के हमारे मेहमान सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहिद साहब अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मुज़म्मिल, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। अल्लाह का शुक्र। शाहिद साहब, क्वारंटीन पीरियड एक नया एक्सपीरियंस, अब तक कैसा रहा ये सब आपके लिए? ज़ाहिर है सब लोग लॉकडाउन है, तो इस लॉकडाउन में लोग ज़ूम का सहारा, स्काइप का सहारा, इंटरनेट का सहारा लेके वीडियो ऑनलाइन चैटिंग, वीडियो ऑनलाइन एनालिसिस और वीडियो ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अरेंज किए। तो अब ये ऑनलाइन चल रहा है, थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह ख़त्म होगा और फिर नॉर्मल लाइफ में हम वापस जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में वापस आएंगे। शाहिद साहब, स्पोर्ट्स पर्सन जब मेरे साथ मौजूद होते हैं तो मैं सोचता हूँ कि उनके साथ क्रिकेट या जो जिस स्पोर्ट्स से वो बिलोंग करते हैं उससे स्टार्ट किया जाए। तो आपसे भी मैं आपके कैरियर से स्टार्ट लेता हूँ। किस तरह स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आए आप? किस तरीके से आपका यहाँ से एवोल्यूशन हुआ और अब इतना अर्सा आपने जर्नलिज्म में गुजारा? देखिए मुज़म्मिल, ये तो बहुत पुरानी बात है। मेरे पेरेंट्स जल्दी फौत हो गए थे, तो मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। मैं 8-9 क्लास में जब था, तो जब से मैं जॉब कर रहा हूँ। मैं पहले अखबार वतन मैगजीन में जॉब की, फिर ग्रेजुअली वहाँ से भी जॉब कर रहा था और साथ ही साथ फिर मैं एआरवाई में आ गया। तो एक ग्रेजुअल एक बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी स्ट्रगल थी, स्लो स्लो प्रोसेस था। लेकिन मैं मैगजीन से निकल के प्रिंट मीडिया में आया और फिर टेलीविजन की जर्नलिज्म में। बिल्कुल टेलीविजन की। अच्छा शायद से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में बहुत सारे लोग अभी काम करते हैं और इंडस्ट्री थोड़ी सी बड़ी हो गई है। किस तरीके से आपने इस एक्सपेंशन को पूरा विटनेस किया और अब क्या और मजीद इसमें जो है वो नई चीजें आएंगी और नई चीजें आई? देखिए ज़ाहिर रिटन जर्नलिज्म के बाद जब हम लोग रेडियो पे भी काम करते थे, रेडियो पे भी स्पोर्ट्स राउंड अप का प्रोग्राम करते थे। काफ़ी जितने भी दोस्त हैं, अब्दुल माजिद भट्टी, रशीद शकूर, मुनीरुल हक, एहसान कुरैशी, हम सब रेडियो के जर्नलिज्म से पहले प्रिंट मीडिया, फिर रेडियो में आए और फिर रेडियो से टेलीविजन में आए। तो एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस था। अब टेलीविजन काफ़ी एक्सपेंड हुआ है। टेलीविजन के साथ साथ सोशल मीडिया आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक लाइव आ गए, उसके साथ साथ अब यूट्यूब पे हर दूसरा आदमी अपना चैनल खोल रहा है। तो काफी एक्सपेंशन हुई है। अच्छी चीज है एक्सपेंशन मीडिया के लिए। लेकिन उसमें जो थोड़ी सी डिसेंसी थी या जो नॉर्म्स थे वो खत्म होते जा रहे हैं। वो नॉर्म्स, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर जारी रहेंगे तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम और दूसरे जो वीडियो लाइव चैट्स हैं वो अच्छी रहेंगी। और अगर वो नॉर्म्स और वो रिस्ट्रिक्शन और वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रही तो फिर ये एक्सपेंशन अच्छा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा शायद साहब, जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म होता है, ज्यादातर पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत मकबूल है। तो कितना मुश्किल होता है कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के लिए कि वो प्लेयर से रिलेशन भी कायम करे और देन फिर फैक्ट्स पर बात करके जो है इनसाइड स्टोरीज भी बाहर लाए? देखिए दोनों चीजें जरूरी होती हैं। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें, आप फैक्ट्स रिपोर्ट करें तो कभी भी कोई नाराज नहीं होगा। अगर किसी ने कोई कोई गलती की है, उस गलती को साथ अपने रिलेशनशिप की वजह से सहारा देने की कोशिश करेंगे तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी पे, आपके इमेज पे बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, प्लेयरों से ताल्लुकात भी जरूरी हैं, आपको इनसाइड स्टोरीज भी चाहिए, आपको अक्सर उनके कोट्स भी चाहिए होते हैं, आपको अक्सर उनकी इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है, लेकिन रिलेशन। मुझे सुन सकते हैं आप? जी जी। अच्छा शायद साहब, सॉरी वो थोड़ा सा कनेक्शन इशू हो गया था। अच्छा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आप काम करते हैं और इतने सालों से इस फील्ड में हैं आप। तो प्लेयर्स के बहुत सारे कोई ऐसी स्टोरीज होती हैं जो कि आप लोग लाते हैं बाहर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उसके बारे में लिखते भी हैं। तो उस रिलेशनशिप को जो मेंटेन करना वो कितना डिफिकल्ट होता है या आसान होता है, उसको किस तरह मेंटेन करता है? मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं इतना डेट चाहता हूँ, तो ये वो लोग हैं जो अखबारों में लिखते हैं और अखबारों में स्कूप्स वगैरह, अखबारों में
क्रिटिसिज्म करते हैं उनको जरा ज्यादा मुश्किल होती है। हमें इतनी मुश्किल नहीं होती कि हम बहुत ज्यादा नहीं करते और बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग टेलीविजन चैनल पे इतनी ज्यादा नहीं होती कि ताल्लुकात खराब हो। आप जो फैक्ट्स होंगे, फिगर्स होंगे, वही उसी के ऊपर आप जर्नलिज्म करेंगे। तो खराब होती है जाहिर है, लेकिन आप प्लेयर को भी ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि जो भी रिपोर्ट हुआ है वो सही रिपोर्ट हुआ है। अगर कोई मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया है, उससे कोई बैन हुआ है, तो आप उसकी बैन को जस्टिफाई करेंगे कि उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रीच किए थे, इसलिए उसके ऊपर मैच फिक्सिंग का बैन हुआ या किसी भी चीज का बैन हुआ है। और अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे नहीं करेंगे, अपनी जाती राय की बुनियाद पे करेंगे, तो फिर आपकी रिलेशनशिप खराब होगी। प्लेयर्स भी, पहले वाले प्लेयर्स ये रियलाइजेशन होती थी उनको, आजकल प्लेयर्स को नहीं होती है और प्लेयर्स जरा सी बात पे नाराज हो जाते हैं। लेकिन आपको अपना काम करना होता है। अगर वो नाराज है तो होते रहे, आपको नहीं नहीं देंगे कोर्ट तो ठीक है, ना दें, लेकिन ये कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी की कॉस्ट पे कभी भी अपनी रिलेशनशिप नहीं बनाते। तो रिलेशनशिप अगर खराब भी होती है, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, आप जेन्युइन खबरें दे रहे हैं, तो फिर आपको इसके ऊपर कोई एतराज नहीं होना चाहिए, ना ही आपको इसकी परवाह होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा कि दो ये टू वे ट्रैफिक होता है, जर्नलिज्म और इनका रिलेशन। अच्छा शायद साहब, थोड़ा क्रिकेट पर और स्पोर्ट्स पर आता है। अभी इस वक्त तमाम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज स्टैंड स्टिल पे हैं, कोई स्पोर्ट्स है, तो जब ये सब स्टार्ट होगा तो क्या कोई चेंज होगा या वही नॉर्मलसी पे जब ये चीजें आएंगी तो किस तरह चीजें दोबारा से 0 मीटर से स्टार्ट होगी? देखिए, थोड़ा ग्रेजुअल लेके चलना पड़ेगा। अब जैसे बात हो रही है क्रिकेट में ही कि थूक लगा के या पसीने से आप गेंद को नहीं चमका सकते, इसलिए कि कोरोना वायरस के जर्म्स का खतरा होगा कि आप ट्रांसमिट कर रहे हैं। आप बॉल के ऊपर लगा रहे हैं, फिर वो कोई और यूज कर रहा है, कोई और थूक लगा रहा है, कोई और उंगली लगा रहा है, तो वो कोरोना वायरस से दो चार हो सकता है या उस कोरोना वायरस का शिकार हो सकता है। तो बहुत सी चीजें डिफरेंट होंगी और नॉर्मल सी आने में 6-8 महीने, साल भर लग जाएगा। क्रिकेट और दूसरे स्पोर्ट्स उसी तरह से नहीं शुरू हो पाएंगे जिस तरह से कि पहले होते थे। थोड़ा सा टाइम लगेगा और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो मेडिकली आपको बताए जाएंगे, उनको फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना। शायद सर क्लोज डोर्स, बिहाइंड क्लोज डोर्स भी मैचेस करवाने की बात हो रही है, टेनिस की भी, क्रिकेट की भी, तमाम स्पोर्ट्स की। तो ये एक्सपीरियंस और ये किस तरीके से, क्या ये सक्सेसफुल होगा? क्राउड को, घरों पे जो लोग हैं उनको अट्रैक्ट कर सकेंगे इस मीडियम के थ्रू? देखिए, इनिशियली तो आपको करना पड़ेगा फुटबॉल में, टेनिस में, क्रिकेट में और जितने बड़े स्पोर्ट्स हैं, मोटर रेसिंग है, इन सारे गेम्स में आपको विदाउट स्पेक्टेटर्स क्लोज्ड स्टेडियम में कराने पड़ेंगे। फुटबॉल में बड़ा लंबा चौड़ा क्राउड आता है, क्रिकेट में काफी क्राउड आता है, टेनिस में तो इतना नहीं आता खैर। लेकिन फुटबॉल, क्रिकेट ये ऐसे स्पोर्ट्स हैं कि जिसमें लंबा चौड़ा क्राउड आता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको शुरू में तो क्लोज स्टेडियम में खेलना पड़ेगा, बगैर क्राउड के खेलना पड़ेगा। जाहिर है वो जो उसकी लाइवलीनेस है वो खत्म हो जाएगी। जैसे अभी कोहली ने भी कहा, जैसे जो रूट, स्टीवन स्मिथ, सब लोग ये कह रहे हैं कि बगैर क्राउड के खेलना एक नया तजर्बा होगा। तो इनिशियली तो करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजर्स को थोड़ा सा ही करना पड़ेगा कि कुछ स्टैंड्स में लाउड स्पीकर लगा दे, जिससे रिकॉर्डेड चैंटिंग और रिकॉर्डिंग चलती रहे तमाशाइयों की आवाजों की, जिससे थोड़ा सा एक लाइवलीनेस क्रिएट होगी ग्राउंड में भी और खिलाड़ियों के लिए भी। लेकिन थोड़े अरसे तक इससे गुजारा करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा आदी होंगे प्लेयर, और फिर जब चीजें नॉर्मल होंगी तो फिर क्राउड भी इंशाल्लाह वापस आएगा। ऐसा बहुत अच्छा सजेशन दिया ये लाइवलीनेस लाने का स्टेडियम के अंदर। सर, क्रिकेट बोर्ड्स किस तरीके से स्ट्रेटेजी अब उनको करनी चाहिए? जैसा आपने अभी कहा कि एक सजेशन आपने बड़ा अच्छा दिया कि क्राउड के लिए स्पीकर लगा देने चाहिए। उसके अलावा क्रिकेट बोर्ड्स इस वक्त क्या सोच रहे हैं और उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ताकि ये जो नुकसान हुआ है और ये इतने वक्त तक क्रिकेट और सारे स्पोर्ट्स बन रहे हैं तो इसको ओवरकम जल्द से जल्द कर दिया जाए? देखिए, सारे क्रिकेट बोर्ड अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ओवर रिएक्ट किया, उन्होंने कहा कि हमारे इतने लॉसेस हो गए, हमारे पैसे जो आने हैं उससे पहले ही हमने स्टाफ को 80% पे कट पे कर दिया, बहुत से स्टाफ को साइडलाइन भी कर दिया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भी इसी तरह की चीजें की। हालांकि वो क्लब को 61 मिलियन पाउंड का एक पे भी दे रहे हैं, एक सपोर्ट भी दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजीज बनाना शुरू कर दी है। इकोनॉमिक मेल्टडाउन होगा, सारे क्रिकेट बोर्ड्स को अपने फाइनेंसेस के ऊपर देखना पड़ेगा, इसलिए कि अभी एक आध साल तक, 1.5 साल तक ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे। तो सारे बोर्ड्स अपनी स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंग्लैंड से बात करनी है कि किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टेस्ट टूर वहां का होता है। आयरलैंड से बात चल रही है कि वहां के 2 T20 किस तरह खेले जाएंगे। तो सारे बोर्ड्स अपनी प्लानिंग करेंगे अगले 1.5 से 2 साल तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के लिए और तमाम स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए,
तमाम स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और तमाम मीडिया के लिए बड़े डिफिकल्ट होंगे अगले 1.5-2 साल। बिल्कुल डिफिकल्ट। अच्छा, जैसे तो आपसे पूछना चाहूंगा कि पीएसएल जब बिहाइंड क्लोज डोर्स हुआ तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप भी वहां थे और मैंने भी वो चीज विटनेस की कि क्राउड्स में जब लोग नहीं थे तो खिलाड़ियों में वो पैशन और वो जज्बा नहीं आ रहा था। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बिहाइंड द क्लोज डोर्स? ज़ाहिर 3-4 मैच हमें कराने पड़े पीएसएल के बगैर स्पेक्टेटर्स के। डल था ज़ाहिर है, जब कोई शॉट लगता था तो अप्रिसिएशन नहीं आती थी, तो उसी सूरत से मैंने निपटने के लिए कहा है कि आप लाउड स्पीकर्स लगाएं, रिकॉर्डिंग चलाएं, म्यूजिक चलाएं, जिससे थोड़ी सी लाइवलीनेस क्रिएट होगी। तो डल था एक्सपीरियंस कि बहुत ज्यादा देर तक नहीं चल सकता, इसलिए कि क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस ये इस तरह के गेम है कि जब तक प्लेयर को अर्ज नहीं करता क्राउड, जब तक अप्रिशिएट नहीं करता क्राउड, उनमें वो लाइवलीनेस नहीं आती। अगर एक आप तसव्वुर करो कि एक मैच हो रहा है और टीम हार रही है, उसके अंदर फाइट करने की एबिलिटी नहीं होगी, अगर क्राउड उसको अर्ज नहीं करेगा, एग ऑन नहीं करेगा, अगर वो करेगा तो फिर क्राउड में थोड़ी सी प्लेयर्स में भी परफॉर्मेंस अपनी बढ़ाने की कोशिश करने का एक मोटिवेशन मिलती है। वो नहीं होगी तो थोड़ा सा प्लेयर्स को भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, इंशाल्लाह क्राउड भी वापस आएगा। एग्जैक्टली, क्राउड भी वापस आएगा जैसे ही सूरत हाल सही होगी। शायद साहब, अब थोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ आता है। T20 रैंकिंग मिसबाह-उल हक की कोचिंग में पहला दचका पाकिस्तान टीम को लग चुका, चौथे नंबर पर आ गए हैं। किस तरह अब तक उनकी कोचिंग आपने देखी और क्या कहेंगे उसमें? देखिए, एक प्रोसेस होता है कोचिंग का भी, टीम की परफॉर्मेंस का भी, रैंकिंग्स का भी। पाकिस्तान ने 2017 और 18 में कुछ लगातार मैचेस जीते थे T20 के और कम हारे थे, तो उस वजह से पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड नंबर 1 हो गई थी। फिर जब आईसीसी का एक एनुअल अपडेट रैंकिंग सिस्टम है, उसमें वो जो पिछले 2 साल होते हैं उनकी कारकर्दगी 50% लेते हैं और एग्जैक्टली जो पिछला साल होता है उसकी 100% परफॉर्मेंस लेते हैं। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस उसमें इतनी अच्छी नहीं थी। एक मैच इंग्लैंड से हारे हम, 2-1 हम साउथ अफ्रीका से हारे साउथ अफ्रीका में, फिर उसके बाद हम 3-0 श्रीलंका से हार गए, 2-0 ऑस्ट्रेलिया से हार गए। तो वो इतनी खराब कारकर्दगी थी कि पाकिस्तान पीछे चला गया। तो आपको टाइम देना पड़ेगा मिसबाह-उल हक को। मेरे हिसाब से एक अच्छा फैसला है कि उनको सिलेक्शन कमेटी भी दी हुई है, चीफ सेलेक्टर भी हैं वो और कोच भी हैं, वो सारी चीजों के जिम्मेदार हैं। तो 1 से 2 साल आपको उन्हें देने पड़ेंगे। अगर उसमें बेहतरी आएगी 2 साल में तो आप फिर उसको आप एनालाइज करेंगे, वे करेंगे कि मिसबाह-उल हक की कोचिंग किस तरह है। 6-8 महीने में आप किसी भी कारकर्दगी का अंदाजा नहीं लगा सकते। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बाबर आजम एज ए कैप्टन अभी जो है इंग्लैंड के खिलाफ अगर हमारी सीरीज होती है तो T20 भी खेलेंगे, लेकिन शायद साहब 2-3 महीनों का जो गैप आया है तो ये टीम्स जो है इनकी प्रिपरेशंस बहुत ही अब जो है वो यानी कि कह सकते हैं कि सब रिफ्रेश होके आएंगे। और अगर T20 वर्ल्ड कप होता है तो पाकिस्तान टीम की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? बड़ा इवेंट है और तमाम टीम जो है वो तकरीबन रिफ्रेश होके 0 मीटर से आएंगी उस मेगा इवेंट। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़े नए हैं बाबर आजम, लेकिन वो जूनियर लेवल पे पाकिस्तान की जूनियर वर्ल्ड कप में क़यादत कर चुके हैं, तो क़यादत का उनको एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस नहीं है जो सरफराज को है। सरफराज रेगुलर पाकिस्तान की टीम की भी कप्तानी कर रहे थे, फिर उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो वो रेगुलर कप्तानी कर रहे थे। तो बाबर आजम को भी अगेन जिस तरह मिसबा को टाइम देना है, उसी तरह बाबर आजम को भी टाइम देना होगा। बड़ा टफ टूर्नामेंट होगा अगर T20 का वर्ल्ड कप हो गया, इसलिए कि जो 6 टीमें पाकिस्तान के ग्रुप में होंगी उसमें 4 टीमें तो आपको ऑलरेडी डिसाइडेड है, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड। वो ऐसी टीमें हैं कि जो बहुत ही तगड़ी टीम है। वेस्ट इंडीज डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन होगी, ऑस्ट्रेलिया अपने मुल्क में खेल रही है, वर्ल्ड नंबर 1 होगी, न्यूजीलैंड जबरदस्त टीम है T20 की, और फिर 2 क्वालिफाइंग टीम आएंगी जिसमें से एक श्रीलंका हो सकती है और एक दूसरे पूल से कोई आएगी। तो बड़ा टफ कंपटीशन होगा। लेकिन T20 एक दिन उस दिन की अच्छी परफॉर्मेंस पे जीता जाता है, तो बड़ा टूर्नामेंट होगा। जाहिर है बाबर आजम को भी उससे सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन अगेन फिर भी बाबर आजम को भी आपको 1 से 2 साल देने पड़ेंगे। प्लेयर अच्छा है, वो लीड बाय एग्जांपल कर सकता है, इसलिए कि वो टीम का मेन बैट्समैन है। बिल्कुल, टीम का मेन बैट्समैन है बाबर आजम। अच्छा शायद साहब, कुछ चेंजेस देख रहे हैं पाकिस्तान टीम में? कुछ बड़े चेंजेस? ओपनिंग पेयर अभी इतना डिसाइडेड नहीं है, शर्जील खान की वापसी की बात हो रही है, और इसके अलावा भी कोई चेंजेस देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की टीम? देखिए, अब तो ये मिसबा को डिसाइड करना है कि पीएसएल हुआ था, उसके पीएसएल में 2-3 प्लेयर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। शर्जील भी अच्छा लगा, गो कि उसने इतना ज्यादा स्कोर नहीं किया, लेकिन वो अच्छा लगा। अनफॉर्चुनेटली अहमद शहजाद इतना स्कोर नहीं कर सके, वरना वो भी कंसिडरेशन में आते। एहसान अली जिसको बांग्लादेश के खिलाफ खिलाया था वो भी इतना स्कोर नहीं कर सके।
फखर जमान थोड़ा ऑफ एंड ऑन उन्होंने एक आध मैच में स्कोर किया, लेकिन वो भी रेगुलर बेसिस पे स्कोर नहीं कर सके। तो यही देखना होगा पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी को, चीफ सेलेक्टर और मिसबाह उल हक जो एक ही उन्होंने आदमी को ओहदा दिया हुआ है, तो उनको सारे लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन बाबर आजम को पार्टनर करता है। फखर जमान बड़ा अच्छा लग रहा है, शर्जील अगर उनकी वापसी बनाना चाहते हैं तो उनको देखना पड़ेगा। तो ऑप्शंस तो हैं पाकिस्तान के पास। अब ये क्या डिसाइड करते हैं, जाहिर अगले से 2 से 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। फिर उनके पास एक इंग्लैंड के 3 T20 होंगे, 2 आयरलैंड के अगर वो हो जाते हैं और फिर एशिया कप होगा, तो उनके पास मैचेस थोड़े बहुत हैं जिससे वो जज कर सकते हैं कि क्या सिलेक्शन करनी है उन्हें। ठीक है। अच्छा शायद साहब, अब थोड़ा सा क्रिकेट और अदर स्पोर्ट्स पर आते हैं। पाकिस्तान में हमने देखा है कि यहाँ पर क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स जो है उनको इतनी अटेंशन नहीं मिलती है। आप इतने अरसे से जो है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का हिस्सा, और आपने वो दौर देखा जब एक वक्त हॉकी पीक पे थी, स्क्वॉश पीक पे थी, फिर हॉकी पीक पे आई एंड देन क्रिकेट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का आपने विटनेस किया, तो आपका उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आपको लगता है कि क्रिकेट भी आने वाले वक्तों में कोई और स्पोर्ट्स इसकी जगह ले सकता है? मायूस कुन है काफी। हॉकी और स्क्वाश एक जमाने में बड़े ऊपर थे। मैंने वर्ल्ड कप हॉकी कवर किया हुआ है, मैंने स्क्वाश की वर्ल्ड चैंपियनशिप यहाँ पाकिस्तान में 2003 में हुई थी, वो कवर की हुई है। तो स्क्वाश में एक जमाने में पाकिस्तान का बड़ा नाम था, हॉकी में पाकिस्तान का एक जमाने में बड़ा नाम था, सैफ गेम्स के लेवल पे पाकिस्तान की फुटबॉल टीम का बड़ा नाम था और अच्छा खेलते थे। तो सैडली वो सारे स्पोर्ट्स पीछे चले गए और गवर्नमेंट को अपनी प्रायोरिटीज बनानी पड़ेंगी। हॉकी को किस तरह फंडिंग करनी है। फंडिंग जरूर हुई थी, लेकिन वो फंडिंग डाउन इन द ड्रेन चली गई कि उसका फायदा नहीं उठाया हॉकी ने, और हॉकी की टीम हमारी काफी नीचे चली गई। अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी देखना होगा, पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन को भी देखना होगा, और गवर्नमेंट को चाहिए कि सेलेक्टिव स्पोर्ट्स को प्रमोट करे। जैसे हॉकी और स्क्वॉश में पोटेंशियल है, बॉक्सिंग में पोटेंशियल है, वेट लिफ्टिंग में पोटेंशियल है। इन गेम्स को प्रमोट करे जिनमें पोटेंशियल है, उनको पैसे दे। बाकी जो छोटे गेम्स हैं उनके ऊपर इतने पैसे खर्च ना किए जाए जितने के किए जाते हैं। लेकिन क्रिकेट के बारे में ये है कि क्रिकेट का इंटरेस्ट बहुत है, क्रिकेट की बेस बड़ी स्ट्रांग है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे अच्छे हैं, टेलीविजन राइट से अच्छे पैसे आते हैं, आईसीसी से अच्छे पैसे मिलते हैं। तो फिलहाल तो इंशाल्लाह क्रिकेट चलती रहेगी, और अभी इतनी जल्दी कोई और गेम ऐसा नहीं नजर आता जो क्रिकेट की जगह ले। अच्छा, इसमें एक और चीज भी ऐड कीजिएगा शायद साहब कि लोगों को किस तरह दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर व्यूअरशिप ज्यादा क्रिकेट की है। देखिए, जब तक दूसरे स्पोर्ट्स अच्छा नहीं करेंगे, यंगर जनरेशन उन दूसरे गेम्स की तरफ नहीं आएंगी। हॉकी अगर कुछ अच्छा करने लगे, स्क्वॉश में हम 1-2 अच्छे चैंपियंस प्रोड्यूस कर दे। अभी हमने जूनियर लेवल पे ब्रिटिश ओपन में अच्छा एक चैंपियन प्रोड्यूस किया है। अगर इस तरह चैंपियंस प्रोड्यूस करते रहेंगे, रोल मॉडल्स आते रहेंगे स्क्वॉश और हॉकी में, तो ही लोग उस तरफ आएंगे। अगर रोल मॉडल्स नहीं आएंगे, कामयाबियां नहीं मिलेंगी, तो फिर लोग उन गेम्स की तरफ, उन स्पोर्ट्स की तरफ नहीं आएंगे। अच्छा शायद साहब, इसमें एक और चीज भी मैं ऐड करूंगा कि जो दूसरी बॉडीज हैं स्पोर्ट्स की, वहां पर बहुत ज्यादा जब फंडिंग आती भी है उनके पास, तो वो सही तरीके से गेम पे लगाते नहीं है। तो उस पर चेक एंड बैलेंस किस तरह रखा जाए, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो फॉर्मर जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो लोग होते हैं, वही उसको खराब कर देते हैं, पैसों के इधर उधर हो जाते हैं। तो इस पर किस तरह चेक एंड बैलेंस रखा जाए? देखिए, स्पोर्ट्स की इंटर प्रोविंशियल बॉडी है जिसकी फहमीदा मिर्जा हेड है। कोई और प्रॉपर कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जिसको गेम्स की नॉलेज भी हो। फहमीदा मिर्जा का कहीं और एक्सपीरियंस यूटिलाइज किया जाए, वो इस फील्ड की नहीं है, तो ऐसे फील्ड के आदमी को उस बॉडी का हेड बनाना चाहिए, ताकि वो चेक एंड बैलेंस भी रखे और फिर वो ये देखे कि किन गेम्स का पोटेंशियल है, किन गेम्स को हमको ग्रांट देनी चाहिए, किन गेम्स की हम अकाउंटेबिलिटी करें, किन गेम्स में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तभी हम आगे जाएंगे। वरना अगर इस तरह से होगी कि ऐसे आदमी को, एक ऐसी पर्सनालिटी को जिसको स्पोर्ट्स का इतना नहीं पता, उसको आप हेड बना देंगे, तो फिर वो प्रॉपरली एनालाइज भी नहीं कर सकेंगे और हमारे स्पोर्ट्स आगे भी नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शायद साहब, सरफराज अहमद के भी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था, तो उस पर दोबारा आते हैं हम। सरफराज अहमद को डीमोट करने की अभी रिपोर्ट्स हैं कि उन्हें सी कैटेगरी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया है। तो आपको नहीं लगता कि आहिस्ता आहिस्ता उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया? लेकिन नेचुरल प्रोसेस है एक प्लेयर जब सेलेक्ट नहीं होता, एक प्लेयर तीनों फॉर्मेट्स में से अभी तक पता नहीं उसको तीनों में से किसी एक फॉर्मेट में खिलाएंगे भी कि नहीं खिलाएंगे, तो जब वो नहीं खेलेगा तो ग्रेजुअली वो 1 साल के अंदर ए कैटेगरी से बी या सी कैटेगरी में आ जाएगा। ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। खेलेंगे नहीं, परफॉर्मेंस नहीं होगी तो यकीनन डिमोशन होगा। लेकिन 18 अक्टूबर 2019 को बड़ा गलत फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया था कि उसको
टेस्ट और T20 की फॉर्मेट की कप्तानी से हटा दिया गया था। बड़ा वन साइडेड और बड़ा बायस्ड फैसला था। मैंने तो एहसान मानी से पूछा भी था और उनको ये कहा भी था कि आपने कराची और लाहौर की क्रिकेट को बड़ा डिवाइड कर दिया ये फैसला करके। बुरा लगा होगा उनको, लेकिन हमें जो बात बुरी लगेगी हम जरूर पूछेंगे, हमारा पूछने का राइट है। सरफराज के साथ बड़ी ज्यादती की, वो T20 का जबरदस्त कप्तान था, उसको T20 की क़यादत से ही नहीं हटाया बल्कि उसको T20 की टीम से भी बाहर कर दिया। टेस्ट में भी वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था, वनडे में उसने चैंपियंस ट्रॉफी आपको जितवाई थी, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इतनी बुरी कारकर्दगी नहीं थी, वहां आखिरी 4 मैच जीते, फिर यहाँ 2 श्रीलंका से जीते। तो कोई कप्तान 6 लगातार वनडे जीतता है तो आप उसको वनडे की टीम से भी बाहर करने का इंदिया दे देते हो। अभी आपने किया नहीं, जाहिर है आपने वनडे खेला नहीं तो आपने इंदिया भी नहीं दिया, ना ही आपने उसको अभी तक वनडे की कप्तानी से हटाया। लेकिन बड़ा बायस्ड फैसला था, और जब किसी प्लेयर के साथ ऐसा बायस्ड, ऐसा वन साइडेड फैसला होता है तो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी नीचे चली जाती है, इसलिए कि जाहिर है वो हार्ट लूज कर देता है, उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। और वही कुछ सरफराज के साथ हुआ। तो अब अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी वो नीचे जाएगा तो बड़ा नेचुरल सा है, और सरफराज को खुद भी अब डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी ताकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए। फिर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करेगा तो यकीनन उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी यकीनन ऊपर रैंक में आएगा। अच्छा शायद जब T20 टीम हमारी ऊपर फर्स्ट नंबर पे आई तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसमें सरफराज की कोई मतलब इतना खास रोल नहीं, क्योंकि उसकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जब उसको कैप्टनसी से हटाया गया तो टीम हारने भी लगी और अब चौथे नंबर पे आ गई। तो क्या समझते हैं सरफराज की कैप्टनसी को हटाना भी एक रीजन है या एक वजह बनी कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी गिरी और अब रैंकिंग में भी पाकिस्तान टीम जो है वो नीचे आ गई? आपने एक वेल सेटल्ड टीम को, वेल सेटल्ड कप्तान को हटा दिया ना। कप्तान स्ट्रेटेजी बनाता है, ये कह देना कि वर्ल्ड नंबर 1 पाकिस्तान की टीम बनी, सरफराज का उसमें हाथ नहीं था, बिल्कुल गलत है, बायस्ड ओपिनियन है। कप्तान का बहुत बड़ा हाथ होता है, जाहिर है कप्तान इज एज गुड एज हिज टीम। तो टीम भी अच्छी थी, टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और सरफराज अपनी स्ट्रेटेजी अच्छी बना रहा था, सरफराज अपनी टीम को अच्छा लड़ा रहा था। जब भी पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड नंबर 1 हुई थी, बगैर कप्तान की अच्छी कप्तानी के कोई भी टीम ऊपर नहीं जा सकती। अब जब आपने वेल सेटल टीम को खराब किया है तो आप हारे भी हैं ऑस्ट्रेलिया में, मजीद आप हारेंगे। लेकिन अब आपने फैसला, गलत फैसला कर ही लिया तो आपको उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और पाकिस्तान की टीम T20 बॉलिंग की वजह से जीतती आई है, उस बॉलिंग को आपने बेहतर करना होगा और ग्रेजुअली आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल ठीक, ग्रेजुअली आगे बढ़ना होगा। शायद सर एक और खिलाड़ी अभी बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है, उमर अकमल, जिसपे अभी बैन भी लगा, उसकी जो चार्जेस हैं। तो बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि 3 साल का बैन बहुत ज्यादा दे दिया, जहां पर उन प्लेयर्स को उसी चार्ज में कम जो है सजा का सामना करना पड़ा। तो इस सारे मामले को आप किस तरह देखें? देखो, हर किसी का ओपिनियन है, कोई कह रहा है हार्श है, कोई कह रहा है बिल्कुल सही है। जज ने, जो डिसिप्लिनरी कमेटी के जज थे, उन्होंने ये नोट किया कि इसने एक तो रिमोर्स शो नहीं की, इसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत ही बुरा था, आए दिन इसके ऊपर फाइन, इसके ऊपर रेप्रिमांड, वार्निंग, इसकी लड़ाइयां होती रही, ट्रैफिक वार्डन से लड़ता रहा, और फिर इसने सबसे बड़ी गलती की कि डिसिप्लिनरी कमेटी के पास बगैर लॉयर के गया, वहां पे रिमोर्स शो नहीं किया, मुस्तकिल बहस करता रहा कि पहले वाला जो ऑफेंस है वो खत्म कर दें, वो इतना बड़ा ऑफेंस नहीं था। बजाय इसके कि रिमोर्स शो करता और कहता है जी हाँ, मुझसे 2 दफा गलती हो गई, मैंने रिपोर्ट नहीं किया, मुझे आप जो सजा देनी है दे दें। अगर रिमोर्स शो करता तो यकीनन जज उसको कम सजा देते। अभी भी उसके पास चांस है, अपील करे, और अपील में कोशिश ये करे कि रिडक्शन ऑफ द बैन की बात करे, ये बात ना करे कि मेरी सजा बिल्कुल खत्म कर दे, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। अगर ये करेगा तो फिर अपील में भी उसका बैन खत्म नहीं होगा या कम नहीं होगा। सही। अच्छा, इसी से रिलेटेड कामरान अकमल का भी एक स्टेटमेंट आया कि उमर अकमल को सिस्टम ने खराब किया है। तो शायद साहब आप क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट पे, और क्या सिस्टम अगर खराब होता तो सिर्फ उमर अकमल का ही नाम क्यों आता? बहुत सारे और खिलाड़ी भी बार बार इस चीजों में नहीं पड़ते। कामरान अकमल जाहिर है उसका भाई है, उस भाई को डिफेंड करेगा, लेकिन कामरान अकमल और अदनान अकमल के कभी ऐसे इंसिडेंट्स नहीं आए। तकरीबन अगर आप गिनने पे आओ तो 15 से 18 इंसिडेंट उमर अकमल के बनते हैं जिसमें उसको फाइन हुआ या रेप्रिमांड हुआ या सजाएं हुई। फाइन बड़े लंबे चौड़े फाइन हुए। मिकी आर्थर, डेव वॉटमोर, वकार यूनुस, मिसबाउल हक, इंतखाब आलम, कोई 12-13 तो कोचेज आ गए, लाहौर कलंदर के कोचेज आ गए, कप्तान 10-12 आ गए। ब्रेंडन मैक्यूलम ने उसके बारे में क्या कहा कि कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, हु हैज अ हिस्ट्री ऑफ पास्ट ऑफेंसेस। ब्रेंडन मैक्यूलम जब एक बात कह रहा है, एक बाहर का आदमी, तो फिर सिस्टम किस तरह खराब हुआ? और अगर सिस्टम खराब होता तो कामरान अकमल और अदनान अकमल क्यों नहीं खराब हुए? और बहुत सारे प्लेयर्स
जो साथ में चल रहे हैं वो क्यों नहीं खराब हुए? वाई उमर अकमल अलोन? तो उमर अकमल को अपनी हैबिट है अपने पैर में गोली मारने की और रॉन्ग हेडलाइंस बनाने की, वो उसकी आदत है और वो उसी वजह से खराब हुआ। सिस्टम को दोष देना बिल्कुल गलत है। इतने सारे कप्तान, इतने सारे कोचेस, इतने सारे मैनेजर्स, इतने सारे क्रिकेट बोर्ड एक साथ गलत नहीं हो सकते। एक उमर अकमल ज्यादा गलत था। सही, उमर अकमल पे आपने बताया। अच्छा शायद थोड़ा सा अब आपके पर्सनल कैरियर की तरफ जाते हैं। शायद हमने आपको बहुत ज्यादा सिंगिंग करते हुए भी सुना है, तो इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा शेयर करें व्यूअर्स के लिए कि ये सिंगिंग आप हमने सुना आपका कोई बैंड वगैरह भी था, तो थोड़ा इसके बारे में भी बताएं। बस शौक है। मेरे फादर फिल्म के आदमी थे, मेरी मदर बॉम्बे की थी, तो वो फिल्म का जो इंटरेस्ट था वो मैंने इनहेरिट किया था। और खुद भी एक कॉलेज के ज़माने में हम खूब गाते फिरते थे, हफ्ते में 7-7 नाइट्स गाना चलाते थे, म्यूजिकल प्रोग्राम्स करते थे, शोज में जाते थे। फिर वो बैंड टूट गया, ज़ाहिर है सब लोग कोई इधर-उधर चले गए, कुछ लड़के बाहर चले गए, तो वो खत्म हो गया। लेकिन सिंगिंग अब भी मेरा शौक है। मुझे बहुत सारे गाने बिल्कुल ज़बानी याद हैं और मैंने बहुत सारे गुलकारों के साथ इंडिया में एक दफा प्रेस क्लब में, कलकत्ता प्रेस क्लब में ऊषा उथप का फंक्शन हो रहा था, तो उन्होंने जब चैलेंज किया तो मैंने स्टेज पे जाके उनके साथ गाया, कुमार सानू के साथ गाया। तो वो एक मेरा शौक है जो हमेशा चलता रहेगा और चलता रहा है। अच्छा, तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ना होते तो सिंगर होते, ऐसा? नहीं, सिंगिंग में इतनी कुछ चार्म नहीं है, या सिंगिंग में आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में नहीं था, बस एक शौक था, उस शौक की वजह से किया। और असल जो शौक था वो या तो क्रिकेट खेलने का था या क्रिकेट जर्नलिज्म का था। अच्छा, शायद साहब लास्ट पार्ट हमारे शो का, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। आपने इतने सारे आईसीसी इवेंट्स, एशियन इवेंट्स और इतनी सारी इंटरनेशनल सीरीज कवर की, कोई आप सबसे अच्छा मोमेंट डिस्क्राइब करें यहाँ पर या बताएं, और सबसे बुरा कोई मोमेंट या रिएक्शन या इम्प्रेशन आप यहाँ पे शेयर करना चाहें? नहीं, बुरा तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं रहा, लेकिन अच्छे बहुत रहे। और सबसे मोस्ट मेमोरेबल मेरा 2007 वर्ल्ड कप का था, जो वेस्ट इंडीज में था। और मैं उस ग्रुप में नहीं था जिसमें पाकिस्तान की टीम थी, मैं दूसरा ग्रुप कवर कर रहा था। इसलिए कि एएफपी ने बोला कि आप वैसे भी पाकिस्तान की खबरें ले लोगे तो आप दूसरे ग्रुप में रहो। और फिर बॉब वुलमर का इंतकाल हो गया, तो वो बॉब वुलमर वाली रिपोर्टिंग में मुझे एक्स्ट्रा प्राइजेस भी मिले, 2-3 उसमें बड़े स्कूप भी मिले। बॉब वुलमर की खबर भी सबसे पहले मैंने एएफपी पे की। एआरवाई का मुझे इतना इल्म नहीं, लेकिन दोस्त यार कहते हैं कि एआरवाई भी दूसरे चैनल्स के मुकाबले में बड़ा बेहतर रहा उस बॉब वुलमर की खबर ब्रेक करने में। तो वो मेरे लिए बड़ा मेमोरेबल था। और फिर बॉब वुलमर से मेरी दोस्ती, बॉब वुलमर से मेरी एक काम करने की रैपो बहुत अच्छी थी। उसका आखिरी इंटरव्यू भी मरने से पहले मैंने किया था। तो वो बड़ा मोस्ट मेमोरेबल मेरे लिए टूर्नामेंट था 2007 वर्ल्ड कप। सही है, जबरदस्त। अच्छा शायद साहब लास्ट चीज, मेरे पास कुछ नाम है क्रिकेट रिलेटेड, तो अगर उनके बारे में कोई एक लफ्ज या एक लाइन जो आप कहना चाहें। इमरान खान। इंस्ट्रूमेंटल, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल। सही। मिसबाउल हक। thoughtful, honest, very good, astute captain. सही। मिकी आर्थर। मिकी आर्थर अच्छा कोच, फ्रेंडली कोच, और उसने साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान को बड़ी विक्ट्रीज दी। हॉकी के लिए कोई एडवाइस देना चाहें? हॉकी ग्रास रूट लेवल से अच्छी हो सकती है। अगर ग्रास रूट लेवल से कोशिश की, जैसे इंडिया ने की, ग्रास रूट लेवल पे एकेडमीज बनाई और फिर जूनियर वर्ल्ड कप जीता, और आज उनकी हॉकी टॉप 5 टीमों में शुमार होती है। तो ग्रास रूट लेवल से अगर शुरू करेंगे तो हॉकी ऊपर जाएगी। जहांगीर खान। जहांगीर खान मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं उस इरा में पैदा हुआ जिसमें जहांगीर खान और इमरान खान प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन थे। जहांगीर से मेरी दोस्ती भी बहुत है। वर्ल्ड क्लास और ट्रू लेजेंड। सही। पीसीबी के बारे में कुछ कहना चाहिए? मुख्तलिफ पीसीबी के सेटअप आए, थोड़ा मुश्किल होता है। और सैडली हमारे यहाँ टीम की परफॉर्मेंस से पीसीबी की परफॉर्मेंस जज की जाती है, जो कि गलत है। सही। वकार यूनिस। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बॉलर, ट्रो क्रशर और जेन्युइन फास्ट बॉलर। और अभी भी वो कोशिश कर रहा है कि यंगस्टर्स में अपनी जो भी नॉलेज थी, अपना टैलेंट था, वो ऑनेस्टली ट्रांसफर करे। अच्छा, वकार यूनुस
एज ए कोच या एज ए बॉलर कैसे किस तरह रेट करें? As a bowler, he was far more superior. कोचिंग में उसके पहले 2 स्टिंट्स हॉट एंड कोल्ड रहे. पहले जो टेन्योर था उसमें इतना अच्छा नहीं था जितना वो दूसरे टेन्योर में था, और अब वो बॉलिंग कोच आके और भी मजीद बेहतर हुआ. ज़ाहिर आदमी ग्रेजुअली लर्न करता है. लास्ट 2 नाम है, पहला एहसान मानी. एहसान मानी प्रोफेशनल, ज़ाहिर है फाइनेंस के आदमी है, तो अच्छी चॉइस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हेड करने के लिए इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स. लास्ट नेम है शादाब खान. एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, और उम्मीद है कि ये और मजीद ऊपर जाएगा टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर. अच्छा, अभी रिसेंटली शादाब खान के हवाले से मिकी आर्थर का स्टेटमेंट आया है कि वो बाबर आजम से अच्छा लीडर, इन बॉन्ड लीडर है. वो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा सा प्री जज किया है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसको कप्तानी दी. उसने इतनी बुरी कप्तानी नहीं की क्योंकि उसकी टीम आखिरी नंबरों पर रही. लेकिन दोनों सीखेंगे, बाबर आजम भी, शादाब खान भी सीखेगा. कोई जजमेंट पहले से कह देना थोड़ा सा अर्ली. सही. अच्छा शाह साहब, इन द एंड स्पोर्ट जर्नलिस्ट को कोई मैसेज देना चाहेंगे, इमर्जिंग जो अभी राइजिंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस हार्ड वर्क, जैसे हर फील्ड में होता है, हार्ड वर्क विद ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी. 3 एच है, हार्ड वर्क, ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी, और इसी से आपको ऑनर मिलेगा. वो भी एच से आता है और हाशमी भी एच से आता है. थैंक यू सो मच शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया. उम्मीद है आपको मजा आया होगा इस शो में. आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. अल्लाह.